घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। सरकार ने सदन चलाने के लिए विपक्ष से किया संवाद। भूमि अधिग्रहण पर भी हुई नर्म और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ शुरू हुआ दिल्ली में अन्ना का आंदोलन। केजरीवाल भी बैठेंगे अन्ना के साथ धरने पर। सबसे पहले बात करते हैं बजट सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुआ। सबसे पहले कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं कि सबका साथ सबका विकास पे राष्ट्रपति जी ने क्या कहा। The fundamental tenet of my government is सबका साथ सबका विकास, all together development of all। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को भी लेकर अपील जो हुआ वो भी आपको हम दिखाते हैं। I appeal to all honorable members of parliament to spend at least 50% of their MPLADS funds on Swachh Bharat mission। भूमि अधिग्रहण पे क्या कहा वो भी आप सुने। Honorable member, my government attaches paramount importance to safeguard the interests of farmers and families affected by land acquisition, while taking utmost care to protect the interests of farmers, including their compensation entitlement. The right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act has been suitably defined to minimize certain procedural difficulties in acquisition of land, inevitably required for critical public projects of infrastructure and for creation of basic amenities like rural housing, schools, hospitals, particularly in remote areas। कई और मुद्दों पे भी राष्ट्रपति के भाषण में ऐसे मुद्दे शामिल थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके विदेश जो मुल्क के साथ पड़ोसियों के साथ जो सरकार के संबंध है। लेकिन आपको हम सुनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या प्रतिक्रिया दी। ये सही है। राष्ट्रपति अभिभाषण आमतौर से सरकार की नीति का एक एजेंडा का माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। पिछला अभिभाषण को देख लें और इस अभिभाषण को देख लें, कोई नई बात नहीं है। वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जन धन योजना के अकाउंट खुलवाने के कोई ऐसा नहीं उन्होंने कार्यक्रम दिया, बात कही है जिससे गरीब लोग, जो अधिकांश गरीब हैं, उनको किस तरह से गरीबी से बाहर लाया जाएगा। विकास तो इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट लोगों का कर रहे हैं। किसानों की ज़मीन लेने के कानून बना रहे हैं और कॉरपोरेट को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सबका साथ तो दूसरों का सबका मिल रहा है, लेकिन विकास तो बड़े बड़े लोगों का हो रहा है। एक और दूसरा जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने कहा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। स्किल डेवलपमेंट बारे में तो पिछली सरकार बहुत कुछ काम की। मैं खुद ही जब लेबर मिनिस्टर था तो 2 स्किल डेवलपमेंट सेंटर जर्मनी के साथ समझौता करके हमने शुरू किया और 5000 ITI सिर्फ 4.5 साल में हमने बनाए। तो इसका मकसद ये है कि हम प्रचार नहीं लिए, काम किए। प्रचार नहीं, ये आप सुन रहे थे, खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन ले। पहले गवर्नमेंट फेल कर गया, पूरा फेल कर, कोई काम नहीं किया। ज्यादा बात किया है, वो ज्यादा बात का बात है, काम का बात नहीं है। गवर्नमेंट फेल कर गया, बात की बात है, कोई काम की बात नहीं है। और जय पंडा बीजेडी के क्या कह रहे हैं वो भी आप सुने। भी 70 साल होने वाला है जो हमारा जो सिस्टम है, इस पर राष्ट्रपति जी का जो होता है साल का पहला जो पार्लियामेंट को भाषण, सरकार का पॉलिसीज़ और नीतियों को लेकर होता है। मेरे ख्याल में आज राष्ट्रपति जी ने जो कहा वो वही उल्लेख किए हैं कि सरकार जैसे कि स्वच्छता के ऊपर और कई और जो कदम उठा रहे हैं उसी को लेकर कहे हैं। और मेरे ख्याल में ये
इस पर आलोचना होगा, अभी पार्लियामेंट में चर्चा होगा। आलोचना और चर्चा संसद में होगी इस बात पर। और हमारे साथ स्टूडियो में है रमेश रतन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखेंगे। हमारे साथ इलियास आजमी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी के तरफ से भी और पूर्व सांसद भी हैं। सुनीत चोपड़ा साहब हैं, हमारे साथ सीपीएम के हैं। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद है, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर शकील अंसारी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आमंत्रित किया है। सबसे पहले रमेश जी, आपने प्रतिक्रिया सुन ली, इस प्रतिक्रिया के बारे में क्या कहेंगे कि कुछ ये विपक्ष की औपचारिकताएं हैं या इसमें कुछ दम भी है? नहीं, इसके अलावा उनके पास और औचित्य क्या शब्दों का हुआ। अब वो जो नीति और जो प्रोसेस जो है जी, वो सरकार अपने वो एजेंडे को रखने का काम करती है, उसके उस पर डिबेट होती है जी। अब एक तरफ जो कांग्रेसियों का ये कहना कि 80% तो सारा वही है जो हमने किया था, तो फिर आखिर और अपने पक्ष में ये भी कह दिया कि हमारा प्रचार नहीं था। यानी आप सारा एजेंडा भी बताते हैं कि वही है जो यूपीए का था, और फिर आपने आप ही कहते प्रचार नहीं किया था। तो प्रचार नहीं किया था तो काम भी क्या किया था, और काम किया था तो फिर 2014 में आपका सफाया कैसे हो गया, कांग्रेस मुक्त कैसे जो है सारा सिस्टम हो गया। ये सारे शब्दावली जिस तरीके से जो है इनके पास और कुछ है ही नहीं, विपक्ष के पास कुछ नहीं है, इसलिए विपक्ष सुनीत चोपड़ा जी, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, सरकार काम कर रही है, आपके पास मुद्दा नहीं है। आपके पास विपक्ष के पास बहुत मजबूत मुद्दा है। विपक्ष इस वक्त उन हिंदुस्तानियों की सुरक्षा में सामने आ रहा है जिसके 2368 आदमी जी हर रोज भूमि खो रहे हैं। इसके अलावा 3500 एकड़ झज्जर की जमीन ये रिलायंस कंपनी को दी गई है, 5 सालों से बेकार पड़ी, 5 सालों से बेकार पड़ी है और अभी तक किसी को मिली नहीं। और राष्ट्रपति के भाषण में उन्होंने ये नहीं कहा कि इस तरह के कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए कि आप 5 साल से जमीन रखे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, और जिन लोगों की वो जमीन है वो उनको वापस क्यों ना दी जाए। ये सारी चीजें सामने आएंगी। उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने ये नहीं बताया है कि किस तरह पब्लिक पर्पस को 1894 के कानून से भी पीछे ले गए हैं और प्राइवेट पर्पस के लिए भी ले सकते हैं। आप ये देखिए, तो ये सरेआम हिंदुस्तान की 50% जनता की लूट होगी। सुनीत चोपड़ा जी, महंगाई सबसे निचले स्तर पे पहुंची, काला धन लाने के लिए कह रहे हैं कि कदम उठाए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं आपको पूरा खाद्यान्न की महंगाई कम हुई है, कहां हुई है? आप आंकड़े देख लो। मैं आपको मैं पहले बता तो दूं, उसके बाद आप आंकड़े भी दीजिए। कारोबार आसान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। महिला सुरक्षा के लिए हिम्मत ऐप जो मोबाइल में होगा वो काम वो कह रहे हैं। सरकार भूमि अधिग्रहण से आप सुन तो लीजिए पहले, आप सुन क्या रोका है, आप सुन ले 1 मिनट। सरकार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के हितों की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है। इसके लिए संबंधित कानून में उपयुक्त सुधार किए गए हैं। कोई सुधार नहीं किए गए, बल्कि उनकी और मजबूत कर दी जी। पूरा का पूरा अध्यादेश कारपोरेट के हक में, बिल्कुल पूरा का पूरा अध्यादेश कारपोरेट के हाथ में है। अब पहले प्रत्येक गांव की सिंचाई की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से निरंतर पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। ये बात वो कह रहे हैं, राष्ट्रपति ने सिंचाई योजना शुरू किया और हरियाणा कहता है हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे क्योंकि आपने हमारी बीजेपी की सरकार नहीं चुनी। ये क्या तरीके हैं? चलिए उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये औपचारिकताएं हैं सियासी जो प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन या उसमें आपको लगता है कि वाकई बहुत ज्यादा उसमें दमदार बातें हैं? विपक्ष जो है, जो अपनी भूमिका में विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो काम, जो चिन्हित जो खामियां हैं उसको चिन्हित कर रहे हैं। अब ये दोनों औपचारिकता है जी। जो राष्ट्रपति का भाषण, जो अभी भाषण है वो भी औपचारिक भाषण है जी। उसमें हमेशा ऐसे ही होता है कि जो सरकार की अपनी नीतियां होती है, सरकार के जो अपने काम काज हैं जी, उसी का ब्यौरा होता है। लेकिन आपको लगता है कि तो कुछ नए, जिस तरह से विरोध भी हमको लगता है उसी उपेंद्र जी, उपेंद्र, जिस नई उम्मीद, नई भरोसा, जिस तरह से लोगों ने जितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी में जताया, उस तरह का जिस तरह का मैंडेट मिला,
उस हिसाब से चीजों को वाकई बदलने के लिए नीतियां बन रही है? क्या उसका रिफ्लेक्शन है यहाँ पे? अभी रिफ्लेक्शन तो बजट में आएगा, क्योंकि जो असली जो नया क्या पिटारा खोलने वाला है, अभी तो राष्ट्रपति ने वो कहा जो पिछले 9 यहां से कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको, जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ योजना और क्या क्या सब योजनाएं चला रहे थे, वही सब तो रिपीटिशन हमेशा पूरे जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ना, वो हमेशा इसी तरह का होता है, इसलिए उसमें आपको कोई नई चीज नहीं मिलेगी। तो नई चीज तो मिलेगी तो बजट आएगा। जो नई चीज तो उसको मिली है जिसने पेट्रोलियम सवाल है की मिनिस्ट्री का सारी तीसरे में भाषण निकाला है, वो भाषण पूरी तरह से जो औपचारिक भाषण है, और उसमें जो सरकार जो पिछले 9 महीने से औपचारिक भाषण में भी कई बार ऐसी चीजें चिन्हित की जाती है जिससे लगता है कि देश में क्रांतिकारी या अच्छे परिवर्तन, अच्छे युग, नए चीजों की शुरुआत हो सकती है। क्या इस भाषण में सरकार की वो दूरदर्शिता या वो सोच या दृष्टि आपको दिख रहा है? देखिए, अभी ये जो सरकार बनी है ना, हमें लग रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है जी, ये भले बोले कि हमने विकास के एजेंडे पर चुनाव जीता है, लेकिन विकास इनके लिए एजेंडा होगा, लेकिन जो लोगों ने वोट दिया है उनके लिए असली एजेंडा भ्रष्टाचार था। तो ये भ्रष्टाचार को खत्म करें, विकास को छोड़ दें, अपने आप विकास हो जाएगा, भ्रष्टाचार को मिटाएं। तो ये जो दिल्ली का भी चुनाव रिजल्ट निकला है, इसके बाद इनको रिवाइज करना चाहिए। इनको जो मैंडेट मिला है ना, दे शुड रीड द मैसेज, द मैंडेट है, उसको दोबारा उनको पढ़ना चाहिए कि हमें क्या मैसेज था। मैसेज सीधा था कि भ्रष्टाचार का आंदोलन चला है, अन्ना का आंदोलन, उसी अन्ना के आंदोलन के कारण नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसी अन्ना के आंदोलन के कारण पिछली बार केजरीवाल की सरकार बनते बनते रह गई, उसी अन्ना आंदोलन के कारण कांग्रेस का सफाया हो गया, उसी अन्ना आंदोलन के कारण आप जो बात कह रहे हैं उपेंद्र जी, चलिए तो भ्रष्टाचार को असली चिन्हित करें कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या हमारे पास समयबद्ध योजनाएं हैं, क्या हम सिस्टेमिक चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको अगर भाषण में ज्यादा दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है कि हमने भ्रष्टाचार को मिटाने, क्योंकि भ्रष्टाचार अभी मुद्दा रहेगा। ये विकास और विकास नहीं होना, विकास का कोई है कि क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, जिसको आप विकास बोलते हैं तो दूसरे लोग विनाश भी बोलते हैं। चलिए शकील साहब, जिस तरह का मैंडेट है उसी तरह का दृष्टि है, या दृष्टि अलग है, मैंडेट अलग है? देखिए, अभी उपेंद्र जी बहुत विस्तार से बोल रहे थे, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अभी जो अभिभाषण राष्ट्रपति जी महोदय का हुआ जी, तो अभिभाषण तो आमतौर पे 10% बदल के वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको बार बार पढ़वाया जाता है, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इन्होंने भी अभी वही काम किया है जी। दूसरे, ये 9 महीने की सरकार में इनका जो मेन विकास की बात जो करते हैं, नारा तो उनका विकास ही था, तो ये 9 महीने में कोई विकास के कोई ठोस नए कार्यक्रम नहीं आए थे। तो वो पुराने कार्यक्रम को लेके चले थे, उसमें 10% घटाया, महंगाई सबसे बड़ा, मेरा सवाल ये है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था और महंगाई सबसे निचले स्तर पे है, तो क्या ये कहां साहब कह रहे हैं निचले स्तर? जी, बात ये है कि जो इलेक्शन का मुद्दा था और जो अन्ना के आंदोलन की जो चर्चा की गई थी, वो अन्ना का आंदोलन भ्रष्टाचार के लिए हुआ था जी। एक दूसरे, जनता में बहुत आक्रोश यूपीए सरकार के लिए जो था, भ्रष्टाचार से ज्यादा महंगाई का इशू था। लेकिन ये महंगाई के इशू पर हम इकोनॉमिस्ट नहीं है, हमको ये बराबर दुविधा रहती है कि वह कौन से आंकड़े कहां आ जाते हैं जिससे नील हो जाता है या उससे आगे बढ़ जाता है। जब हम बाजार में जाते हैं कोई सब्जी खरीदने, तो 20 रुपए पहले अगर बिक रही थी तो आज 25 रुपए बिक रही है, पहले 40 बिक रही थी तो आज 60 बिक रही है, दाल का भाव 100 से सब ऊपर में है, लेकिन महंगाई शून्य हो गई। तो ये कोई इकोनॉमिस्ट बता सकता है कि ये शून्य कहां से आता है, लेकिन महंगाई आज भी बरकरार है और आवश्यकता है, लेकिन हमको वेट करना चाहिए अभी बजट के आने का। ये बात अभी बजट के आने का इंतजार करना चाहिए। शकील साहब कह रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर से घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे कि सरकार, मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। किस तरह की चीजें, नए क्या दृष्टिकोण है, क्या दृष्टि है, क्या विजन है, क्या मिशन है और क्या उपलब्धियां हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम आप के नेता इलियास आजमी साहब आपके पास आते हैं। कुल मिलाकर के कई सारी चीज़ों का यहाँ पे चिन्हित किया गया है। कई सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद नई भी दिखती है, खास करके चाहे कृषि के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हो रही है वो भी है। महिला सुरक्षा के लिए जो ऐप्स की बात की गई है मोबाइल के जरिए, वो भी उसमें कुछ नयापन है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मिशन फॉर ऑल, एक 75 साल पूरे होने पर, हालांकि पहले भी बात कही गई थी, लेकिन 2022 तक सभी परिवारों की आवास की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसको पूरा करने के, उसको मिशन बना के आगे ले जाने की बात कही गई है। अल्पसंख्यकों के जो कला शिल्प के क्षेत्र में जो उनके कौशल हैं उसको प्रशिक्षण करने के लिए उस्ताद नाम का एक योजना जिसकी शुरुआत की जा रही है, उन्होंने बताया गया है। इसमें बेटी बचाओ और ये तमाम चीज़ें तो उसमें पहले मेक इन इंडिया पहले से है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें जिसको चिन्हित करके अगर देखें तो कुछ नयापन है, ये स्वाभाविक है। देखिए, जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है जी, अल्पसंख्यकों के साथ नेहरू के दौर से उस्तादी होती रही है और मैं समझता हूं कि उस उस्तादी को नाम दे दिया गया है। ऐलान करके नरेंद्र मोदी उसको बढ़ाएंगे आगे जी। मैं मौजूद था लोकसभा में जी, हमारे दबाव पर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, ये कह के कि उनके सारे समस्याओं को एक छतरी के नीचे लाया जाए जी। लेकिन एक बार भी न कांग्रेस के ज़माने में माइनॉरिटी अफेयर्स को अलॉट किया गया बजट खर्च हुआ और न अब हो रहा है। महंगाई, मुझको ताज्जुब हो गया जब आपने कहा कि महंगाई का इंडेक्स नीचे आ गया है, सबसे निचले स्तर पर। इसमें भी बहुत बड़ी उस्तादी है। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जी। अगर आप मसाला खरीदने जाएं तो उसमें 100 रुपया किलो की महंगाई बढ़ चुकी है। जो दवा 8,000 की कैंसर की थी वो दवा 1,08,000 की हो चुकी है। उस टाइप से 20 दवाएं जो गरीब इंसान की जिंदगी के लिए लाजमी थी जी, अमेरिका दौरे के बाद जो दवा साज कंपनियों ने जी बड़े बड़े फंक्शन करा दिए थे अपने खर्च पर, उनको छूट। आप ये कह रहा हूं कि महंगाई कम से कम तो 50-60% बढ़ चुकी है जब से ये सरकार। ये आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं जो पहले सब झूठे हैं, सब बनाए गए। आपके जो आंकड़े हैं उसको सच कैसे मान लिया जाए कि आप बता रहा हूं जी। जीरा जी 150 रुपया किलो था, आज 300 रुपया किलो है। काली मिर्च 150 रुपया किलो थी, आज 250। रमेश जी, आप जवाब देना चाहेंगे महंगाई के बारे में? जो देना चाहूंगा, बात ये ना कि इलियास जी, चोपड़ा जी या जिन लोगों से प्रश्न जो महंगाई और सारी चीजें, बेचारे राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनको अर्थशास्त्र की एबीसीडी तो आती नहीं है। अब मापदंड इनके पास वो तो जीवन में जीरा और लौंग इलायची को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम अर्थशास्त्र के पैमाने क्या होते हैं। सबसे पहले उनको अर्थशास्त्र के पैमाने यहाँ सिर्फ भाषण देने से नहीं होते हैं, और एक उसका एक प्रोसीजर सिस्टम है जो वो गवर्नमेंट के थ्रू चलता है। अब इनको दाल जो है 100 नजर आ, दाल 65 रुपए हो गई, चीनी जो है 29-31 रुपए हो गई, जो महंगाई निचले स्तर पर सबसे आ गई, वो इनको जो है सरकारी आंकड़े को ये अपना घर का आंकड़ा बताते हैं। दाल 100 रुपए से कम कहां बोल रहे हैं आप? जाकर के किसी मॉल कहीं भी चले जाइए, जिस महंगाई को आप पिछले दौर के उसको देख रहे हैं, ये सारा जो महंगाई कम हो गया, महंगाई निचले, महंगाई निचले ये जो है दिलीप जी, ये हमारी परिभाषा या हमारी भाषा नहीं है जी। ये जो डेटास है नहीं, वो मैं कह रहा हूं आंकड़े पे मत जाइए। वो कह रहे हैं महंगाई तो असल में बढ़ गई है ना। हाँ तो जी, ये सारी चीजों को, महंगाई वाकई निचले स्तर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा एक और भी चीज अभी जो है हमारे शकील साहब और इलियास जी और चोपड़ा जी जो एक बात कर रहे थे, और पेन जी एक बात चीज की जानकारी और दे दूं कि जो अभिभाषण राष्ट्रपति का है वो नीति निर्धारण आने वाला कल
वो जो निकल गया है वो एक प्रोसेस है, और उसमें जो अभी मैं अपने मुंह से दोबारा से रिपीट करना औचित्यपूर्ण नहीं है। तमाम नई चीजों का एक समरसता भाव में देश के बहुआयामी सिस्टम को देख करके ही ये आगे का चाहे बजट सत्र हो ये बेहतरीन होगा, देश हित में होगा। सबका साथ सबका विकास जो एजेंडा है उसके तहत ही संपूर्ण सिस्टम को उसी तरीके से बनाने की योजना है, और वही अभिभाषण का जो प्रारंभिक दौर है वही एक दर्शाता है। इनके पास जो विपक्ष के पास कोई शब्द ही नहीं है कि ये तो यूपीए वाला था तो इसमें तमाम चीजें आपने मुंह से अपनी गिनाई है। सबका साथ सबका विकास एक नारा है, कोई योजना नहीं है, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी अलग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अलग कर रहे हैं। इलिया जी, जिस भ्रष्टाचार की जड़ें मंत्रालयों में बैठ करके होती थी देख लीजिएगा, अब क्या हंस रो रहा है जासूसी कांड में। ये कांग्रेस के जमाने में पनपे हुए तो बैठे हुए थे लोग, भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूँ, बैठे हुए थे लोग। पहले शुरू में जब इमिग्रेशन शुरू हुआ विदेश में कमाने जाने वालों का, तो कांग्रेस का दौर था जी, इतने कड़े कड़े प्रोसीजर लगा दिए जी कि गरीब जाने वाला खेत बेच के जो जाता था वो जी प्लीज जी लुटने लगा जी। मैं खुद उसमें सबसे पेश था, उसका प्रोसीजर बनाने और उसके लिए आवाज उठाने में या धरना प्रदर्शन कराने में जी। फिर वो प्रोसीजर घटते घटते आ गया कि कोई दिक्कत नहीं रह गई किसी को, 200 से 300 रुपया तक सिर्फ खर्च होने लगा। आज जब से मोदी सरकार आई है तब से सिर्फ इमिग्रेशन जो विदेश जाता है गरीब आदमी नौकरी करने और कमाने, खासतौर से गल्फ के मुल्कों में 15 हजार रुपया खाली इमिग्रेशन पे रिश्वत चल रही है। 15 ये आप जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और सुषमा स्वराज को भी बता चुका हूँ। चलिए, सुषमा स्वराज पर ये प्रावधान को लचीला और आसान किया गया है, और आप एक अकेले व्यक्ति हैं कि उस आसान और उस लचीले चलिए, आपकी बात गलत है या सही है, उस पर चर्चा अलग से कर लेंगे। लेकिन उपेंद्र जी, बहुत कम शब्दों में ये जो औपचारिकताएं हैं या जो भी इसको आप मान ले, जो भी माने आप इसको, क्या इस भाषण में नई सरकार, नई सोच, नई उम्मीद आपको है, या आपको लगता है कि सरकार जिस तरह से चल रही थी सब टाटा को दे दिया, इमिग्रेशन टाटा को दे दिया, पासपोर्ट टाटा को, सरकार के 9 महीने हुए। मुझे अफसोस है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें की है या जो ऑफिशियल जगह पर कही गई है उसी को इकट्ठा कर दिया गया है। नहीं, सरकारी विभाग क्यों पूंजीपतियों को, एक सेकंड, जो कुछ भी प्रधानमंत्री उन सबको इकट्ठा किया गया तो अच्छी अच्छी बातें की गई थी पहले भी, इसमें भी अच्छी अच्छी बातें की गई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि कोई होता ऑप्टिमिस्टिक होता है। आमतौर पर जितना भी अभिभाषण होता है ना वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो उसी तरह से भाषण ऑप्टिमिस्टिक है। इसलिए भाषण में कोई खराबी अगर ढूंढे तो हमें नहीं लगता इसमें क्या खराबी है, इसकी क्या आलोचना की जाए तो उसके कोई माने मतलब ही नहीं। जो कुछ भी जो सरकार की योजना है, जहां भी सरकार ने जो शकील साहब लास्ट वर्ड बहुत कम शब्दों में। एक चीज मेरे को सिर्फ जी, मैं आपके पास आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये अभी एक चर्चा हुई थी जी, आप अल्पसंख्यक के लिए कुछ उस्ताद योजना या बहुत सारी योजना है। आज ही के अखबार में अल्पसंख्यक मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि उनके इस बार जो एक्सपेंडिचर है बहुत कम हुए हैं। बहरहाल एक्सपेंडिचर बराबर कम होते हैं, पूरे अल्पसंख्यक विभाग के कभी नहीं हुए हैं। लेकिन एक बात तो जो शंकाएं थी कि शायद मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों की योजनाएं बंद कर दी जाएंगी और रोक दी जाएंगी, वो शंकाएं पूरी तरह से दूर हुई हैं कि मोदी जो यूपीए सरकार की योजनाएं थी उनको बरकरार रखते हुए मोदी सरकार में कुछ नई योजनाएं भी आ रही हैं। अब जहां तक इंप्लीमेंटेशन का है तो मंत्री जी ने आज खुद कहा है कि इंप्लीमेंटेशन बहुत शॉर्ट है, तो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये बात मैं कह रहा हूं। चलिए, एक सिर्फ चीज बहुत खतरनाक है जी, इन्होंने कहा है डिजिटल इंक्लूजन जी इस स्पीच में, और ये गूगल का प्रोजेक्ट लून है। इसका मतलब है आपके देश की जितनी सुरक्षा है वो गूगल के हाथ में दे दी गई है,
और ये आपने देखा है कि किस तरह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आप ऐसा किस तरह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर स्पाइंग चल रही है। उससे पता चलता है कि इन्होंने देश को छन्नी बना दिया है विदेशी स्पाइज और विदेशी इंफॉर्मेशन के लिए, और ये देश के लिए खतरा है। और बहुत दूसरा खतरा देश के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। सुनील चोपड़ा जी, एक छोटे सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर अन्ना दिल्ली में है और इस बार भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर धरना पे बैठ चुके हैं। कल अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे और कई और संगठन हैं जो इस आंदोलन में, इस अनशन में, इस धरने पे बैठेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। किसानों की मर्जी के बिना उनकी जमीन कैसे कोई छीन सकता है? कैसे कोई किसानों का हक मार सकता है? कैसे कोई सरकार देश के अन्नदाता को ही भूखे रहने के लिए मजबूर कर सकती है? यह अध्यादेश लोकतंत्र विरोधी है। ऐसे में सरकार और अंग्रेजों में क्या फर्क रह गया? किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। 60 साल के बाद कभी किसानों पर इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, उतना अन्याय ये सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश निकालकर किया है। इसका निषेध करने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए। ये कहना है अन्ना हजारे का। जी हां, अन्ना ने एक बार फिर आगाज किया है धरने का दिल्ली के जंतर मंतर से मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ और पूछे हैं मोदी सरकार से कई सवाल। अन्ना ने जंतर मंतर से हुंकार भरते हुए कहा कि सरकार उद्योगपतियों को जमीन दे रही है। किसानों के अच्छे दिन नहीं आए हैं, सिर्फ उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए हैं। ये अध्यादेश को अगर देखा जाए तो किसानों पर अन्याय करके पूंजीपतियों की सुविधा करने के लिए ये अध्यादेश है। पूंजीपति, उद्योगपति, उनको सुविधा करने के लिए किसानों पर अन्याय करना, इसलिए यह अध्यादेश। अन्ना यही नहीं रुके। उन्होंने सरकार की तुलना अंग्रेजों से करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने इतना अन्याय नहीं किया जितना इस सरकार ने किया। उन्होंने कहा अब आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। फिर आप अंग्रेज के हुक्मशाह और आप में क्या फर्क है? अंग्रेज यही तो करते थे। अंग्रेजों ने 1894 में जो कानून बना था भूमि अधिग्रहण, वो इसलिए तो बनाया था किसानों को लूटने के लिए। और आप भी अभी वही कर रहे हैं, तो अंग्रेज और आप में क्या फर्क है? दूसरी ये बात है, अंग्रेजों ने भी इतना अन्याय नहीं किया, इतना ये कर रहे हैं। अन्ना मंच से गर्जे भी और सरकार को चेतावनी भी दे डाली। अन्ना ने कहा कि अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो 4 महीने बाद एक बार फिर रामलीला मैदान से जेल भरो आंदोलन का आगाज करेंगे। इन दिनों भूमि अधिग्रहण बिल पर सियासत सरगर्म है। संसद से सड़क तक
भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। जहां जंतर मंतर पर अन्ना का हल्ला बोल, तो वहीं संसद में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। उपेंद्र जी, अब तक जो कुछ हो रहा है इसके क्या मायने हैं? अन्ना के आंदोलन से लेके और तमाम उनके सहयोग करने वाले, कुल मिलाकर के क्या है सरकार, बजट सत्र? सरकार बनी थी 9 महीने हो गए जी, तो मोदी जी को थोड़ा इसमें सतर्क होकर के आगे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि जो हनीमून पीरियड होता है वो ओवर हो चुका है जी। एक जो लोग समय देते हैं कि सरकार करें, देखें क्या करती है सरकार जी, तो हमें लगता है दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है जी, ये है जो एक तरह से आप कहिए कि वाटर शेड है ये। इसके बाद जो है वो हनीमून पीरियड की समाप्ति हो चुकी है। तब इनको प्रत्येक ऐसा निर्णय एकदम नहीं लेना चाहिए जिस पर कि सहमति नहीं हो। ठीक है, इनको बहुमत हो गया, लेकिन अच्छी सरकार वो होती है जो कि राष्ट्रीय सहमति बना करके सरकार चलाती है। जैसे मनमोहन सिंह ने जब वित्त मंत्री थे, नरसिंह राव की अल्पमत सरकार थी, हालांकि उनकी नीतियों का विरोध होता था, आज के लेकिन राष्ट्रीय जितना बदलाव है जी, तो ये उनको कोशिश करनी चाहिए। और खास करके जो गलतियां मनमोहन सिंह ने की, मनमोहन सिंह की गलती क्या थी कि वो उतना चबाना चाह रहे थे जी, जितना बड़ा उनका मुंह नहीं था, जितना वो चबा नहीं सकते थे उससे ज्यादा चबाने की कोशिश कर रहे थे। जान रहे थे कि हम ये पॉलिसी ला रहे हैं वो पास नहीं हो पाएगी। आप ये कुल मिलाकर के इस आंदोलन के पीछे जो अभी जो कुछ शुरू हुआ है, आपको क्या लगता है इससे कितना आपको, जैसे सरकार की तरफ से जो संकेत है कि भूमि अधिग्रहण पे वो कुछ सरकार तो संकेत दे रही है, क्योंकि सरकार के जो आरएसएस है वो भी पूरी तरह से समर्थन में नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का हमें लगता है जो उसका फार्मर सेल होगा जी, उसका किसान मोर्चा जो होगा वो भी इसके पक्ष में नहीं होगा जी। तो अब ये देखना चाहिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है तो उसको अपने लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेकर के, क्योंकि उनके सहयोगी गृह मंत्री से मिले हैं और गृह मंत्री ने कहा बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो मैंने कहा ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी मांग उठ रही है, संघ के भी किसान जी संगठनों जी, हाँ, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि राष्ट्रीय सहमति जो कि मनमोहन सिंह ने गलती की वो गलती इनको नहीं दोहरानी चाहिए। अपना जो एजेंडा है लोगों को ठोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना हो सकता है, जितना संभव है, जितने पर सहमति बन सकती है, मैक्सिमम वो काम करें जो कि इस पर ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि सरकार के पास करने के लिए 1000 काम है। 1000 काम में उन 50 काम को आप चुनिए जिसमें कम से कम डिस्प्यूट है। लेकिन अगर आप उन्हीं काम को चुने जिसमें ज्यादा झगड़ा है, झंझट है, तो फिर उसमें आपको वही समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी जो मनमोहन सिंह के सामने समस्या खड़ी हो गई थी। फिर सिर्फ पार्लियामेंट नहीं चलेगी, फिर कानून नहीं बनेगा, चोपड़ा साहब हंगामा होंगे। कौन कौन से ऐसे खास करके वो बातें हैं जिस पे आपको लगता है कि सरकार को जरूर बात करनी चाहिए, सुननी चाहिए? कौन से? सवाल ये है कि पहली बात जो सरकार ने गलत की है वो ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस पास करने की जरूरत क्या थी? ये बिल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना था जी। पूरी पार्लियामेंट ने इसको डिस्कस किया है, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये बिल रहा है, लेकिन ऑर्डिनेंस क्यों पास की? उस ऑर्डिनेंस में कुछ ऐसी चीजें हैं, एक जहां पर प्राइवेट पार्टी है पहले उन्होंने उसको कर दिया है कि वो एक कंपनी भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? उसके साथ साथ उन्होंने जो 5 साल अगर इस्तेमाल ना किया जाए जमीन को, वो जमीन की वापसी थी वो हटा दिया गया है। इसके साथ साथ जो मुआवजे का और अग्रीमेंट के क्लॉजेस थे उनको बदल दिया गया है। अंत में रियलिटी ये है कि ये किसान की जेब काटने के लिए उसके अलावा और कुछ नहीं है। 4 गुना ज्यादा कीमत देंगे, उसके बाद उसकी 400 गुना कीमत जब ज्यादा हो जाएगी तो उस किसान के पास क्या रहेगा? वो मेरा सवाल है स्पेसिफिक क्या है के शराब पीने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मेरा सवाल है उसका उत्पादन का जरिया खत्म कर दिया। मेरा ये सवाल है हिंदुस्तान में सुनील चोपड़ा जी आप भाषण दे रहे हैं, मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि कौन कौन से स्पेसिफिक चीजें हैं जिसको आप चाहते हैं कि सरकार उसमें दोबारा उस पे विचार करे, उसको अध्यादेश में ना जोड़े, बदलाव करे, अध्यादेश खत्म कर दे। पब्लिक अध्यादेश तो खत्म करे। अध्यादेश तो स्वाभाविक रूप से आपको हाउस चल रहा, आपको पता है, ऑटोमेटिक रूप से सरकार अपना अध्यादेश वापस ले और वो कानून पेश करे जो पहले पेश किया हुआ पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा।
देखिए जो संशोधन चाहता है अध्यादेश तो उस वक्त लाया जाता है जब हाउस नहीं होता है ऑर्डर में, तो हाउस तो अब चलने लगा। जो अध्यादेश लाया गया, ये बात सही है कि ये बिल जो है, इस बिल में पहले बहुत हद तक सहमति बन चुकी थी यूपीए के दौर में, और अध्यादेश इसलिए लाना पड़ा कि उसमें ये कुछ अमेंडमेंट करना चाहते थे, और जो अमेंडमेंट किया गया है वो किसानों को पसंद नहीं है, जिसके लिए अन्ना आंदोलन करने आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने भी अभी इंडिकेशन दिया है कि हम उस पर विचार करने को कोई इंडिकेशन नहीं दिया प्रेसिडेंट के भाषण में, बिल्कुल दिया है सरकार ने इंडिकेशन जरूर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिल पास कराना होगा तो सहमति पर ही कराना होगा, इसलिए कि राज्यसभा में अभी इस गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है, वहां से बिल पास नहीं हो सकता है। इसलिए ये काम जो पहले सरकार करती थी और विपक्ष का काम पहले जो लोग करते थे, अब ये सिर्फ बदल गया है। ये सरकार तो के जो पार्टियां हैं वो तो खुद ही वो बिल के लिए पक्षधर थी उस टाइम में, आज उनको अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ गई ये है अलग। लेकिन अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस की अवहेलना ये ठीक नहीं है, ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार का चलाना उचित नहीं है। चलिए बिल्कुल इलियास साहब, कुल मिलाकर कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसपे आपको लगता है कि सरकार अब अन्ना के आंदोलन पूरा अध्यादेश जी सरकार जी ओपन जी प्लीज जी उस पर कोई संशोधन नहीं जी, पूरा अध्यादेश सरकार वापस ले, और जो 2013 में पास हुआ है भूमि अधिग्रहण विधेयक, वो सबकी सहमत से पास हुआ है, और सबसे बड़ा हिस्सा उसमें भारतीय जनता पार्टी का है। उसको पास कराने में, उसको बनवाने में मैंने धन्यवाद भी दिया था सुषमा स्वराज को। लेकिन उसमें संशोधन की बात अगर जहां आई जी, और एक दो किसान यूनियनों को मिलाकर सरकार ने आज मीटिंग भी कराई है कि संशोधन पर बहस करो जी, जबकि सारी किसान यूनियनों की 17 तारीख को जो बैठक हुई उसमें मेरा प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ कि संशोधन पर बात भी न की जाए, उसको पूरा का पूरा खत्म करें। मैं आपको उदाहरण के तौर पर देता हूं, मैं कहता हूं कि ये तो आपको लगता है कि सरकार, आपने जो बात कही कि सरकार में नहीं, सरकार को देखिए, जो पूंजीपतियों को जो जमीन पसंद होगी सरकार वही जमीन दे देगी, चाहे इंसान यहाँ का भूखा मर जाए। चलिए आप हमारे मैं एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण समय कम है। हमारे देश की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है कृष्णा का डेल्टा। कृष्णा के डेल्टा पर नजर है बड़े पूंजीपतियों की, विदेशी। एक विदेशी पूंजीपति से बात हो गई है, ये सारे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपके पास पता नहीं कहां से है कि किससे बात हो गई है। यहाँ पे कानून अध्यादेश यहाँ पे चर्चा है, उस पर चर्चा करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कठिन, भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन स्थिति है, खास करके संघ के भी संगठन वो भी विरोध कर रहे हैं। गोविंदाचार्य जो पहले आरएसएस के भी थे, भारतीय जनता पार्टी में भी थे, वो भी इसमें शामिल हैं, वो भी अन्ना के साथ हैं। कई सारे संगठन जो संघ के हैं, और इस वक्त जो सरकार, आपने जो अध्यादेश लाया उसके बाद जो दबाव है, आपको लगता है कि सरकार जो है उसमें पार्टी की तरफ से भी इस पे सरकार पे दबाव होगा कि आप इसको? देखिए, पहले तो मैं बड़ा ये स्पष्ट कर दूं कि ऑर्डिनेंस जब जो है वो कैबिनेट जब हाउस नहीं होता तो एक सिस्टम है। चलिए बहस में आ गया जी, तो वो शब्द को बिल्कुल उसका उच्चारण समाप्त हो गया। दूसरी चीज ये है कि किसी भी सूरत से गवर्नमेंट जो अभिभाषण, राष्ट्रपति अभिभाषण में भी क्लियर कहा गया है कि किसानों के अहित में कोई भी चीज ऐसी किसी कॉस्ट पर नहीं होगी। बहस का मतलब है नहीं, एक लिहाज जी, बहस का मतलब यह है कि जिस क्लॉज पर आपत्ति है, आज जो गृह मंत्री महोदय के साथ भी लोगों की बैठक हुई है, और जिस पर आपत्ति है वो आपत्ति का निश्चित निस्तारण होगा, और जो किसानों के हित में होगा सरकार वही करेगी किसी भी कॉस्ट पर उसके। लेकिन मेरा सवाल है कि जो सवाल आज उठ रहे हैं, आपको लगता है कि गलत, जो ये 2013 में ये जो भाजपा ने बनाया वो बिल, मैं वही अभी किसानों से
क्लिपिंग चल रही थी कि जो 2013 में यूपी की सरकार ने जो बनाया था उसमें कुछ शब्द है, सारे लोगों ने कहा कुछ राहत थी, कुछ शब्द पर उसे जो है हटा करके सोचा गया कि भाई किसानों के हित में राहत प्रॉपर मिले। और देखिए इनका 2 क्लॉज पर है, 2 क्लॉज पे 80% उल्टा पड़ गया आपके ऊपर। नहीं उल्टा नहीं, उसमें भी उल्टा पड़ गया जी। नहीं उसमें भी मैं बताना चाह रहा हूँ, नहीं उसमें भी उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं सीधा जो बात कह रहे हैं बहस प्रॉपर महत्वपूर्ण विषय है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद, ये बीजेपी की सरकार बनने के बाद आप देखिए लगातार और राज्यों में जो जीतते चले गए उससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि इनके हर काम को इंडोर्स हो रहा है। हम समझते हैं कि दिल्ली के बाद से इनके थोड़े से अमेंडमेंट आए हैं, अब इनको डेमोक्रेसी की परख होनी चाहिए और इसीलिए ये तैयार भी हो, वरना ये तो ऑर्डिनेंस ला के ही लगातार ये करना चाहते थे। शकील साहब गलतफहमी छोड़ दीजिएगा, सिर्फ यही सरकार है जो हर चीज के किसी भी योजना का नाम रखने तक उसको देश के लोगों से आह्वान किया जाता है, नाम वही होता है। देश की कोई भी चीज किसी योजना के नाम तक के शब्दों पर खुद की नहीं होता, जैसे मनमर्जी जो चल रही थी दुकान, वो यहां नहीं है, ये सरकार में नहीं है। दिल्ली के बाद परिवर्तन होना चाहिए, दिल्ली के बाद नहीं, दिल्ली से पहले है, दिल्ली से पहले है। इवन ये जो शब्द है जनधन योजना, ये भी जो है आपको पता होना चाहिए कि देश के तमाम लोगों से जो है नाम शब्द ये सारी चीज पूछ करके ही फाइनल किया गया। जनधन योजना का कोई ताल्लुक, जनधन योजना पे अलग से चर्चा कर लेंगे। जो चर्चा हम कर रहे हैं इस वक्त है वो भूमि अधिग्रहण पे। आपको लगता है कि पार्टी के अंदर में भी इसको लेके मतभेद है कि इस तरह के इस किसानों के हितों को कहीं ना कहीं जो अध्यादेश में जिसके लिए आप तैयार आज हो रहे हैं, पार्टी से संबंधित जो संगठन है, कई बार मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं कि लोग कहते हैं कि वो हमारे अपने पार्टी के संगठन है। अगर अपने संगठन होते तो उनके किसान के प्रति जो आहत होकर के उन्होंने चिंतन रखा है तो फिर वो उन किसानों की चिंता रखते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि किसानों के हितकर जो सोच आप बनेगी। ये कह रहे हैं कि संगठन चिंता रखते हैं, यानी सरकार में वो चिंताएं नहीं थी जिसके कारण ये सरकार में चिंता थी, तभी 2013 के सोच को रखा गया कि किसानों ने कहा कि कुछ राहत है, उनको संपूर्ण राहत के लिए ऐसा सोचा गया। लेकिन उसमें भी बहस में, अगर बहस में खुला दरबार खोला है, राष्ट्रपति अभिभाषण में भी कहा गया है कि हमको सुझाव बहस में रखें। आज आपको अंग्रेज से कंपेयर किया जा रहा है, अंग्रेज की सरकार से कंपेयर किया जा रहा है। अन्ना हजारे कर रहे हैं कि अंग्रेजों में के समय भी इस तरह का नहीं है। ऐसा है कि आजादी के बाद तक मुझे नहीं करना चाहिए। अन्ना जिस मूवमेंट के लिए, कांग्रेस मुक्ति के लिए खुद मूवमेंट लेकर के चले थे, और मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। भाई व्रत हमारे प्रतिष्ठित एक समाज से भी एक वो है व्यक्तित्व तो वो, लेकिन ये उनको एक इस समय केजरीवाल और ये पुनः एक कल देखने जा रहा है, इसमें एक लोगों की टिप्पणी आएंगी। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अन्ना जी जो भारत सरकार करेगी वो किसानों के अहितकर कोई भी चीज किसी कॉस्ट पर नहीं करेगी, और इसीलिए अभिभाषण में भी ओपन हो गया है। नहीं मतलब ही नहीं है। केजरीवाल के साथ पार्टी के नेता भी जाएंगे वहां बैठने के लिए, कर चुकी है। ऐसा है जी, जाएंगे नहीं, ये कार्य करेंगे। और ये जितना भी बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें कर रहे हैं, जैसा कि अभी अपोजिशन के लोग दिखा रहे थे, बातें नहीं, इस सरकार को कार्य करने का मौका दिया, कार्य करेंगे और उसे जो कार्यान्वित भी करने का कार्य पार्टी करेगी। आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है अंग्रेज से, आपको आपकी सरकार को, मोदी सरकार को अंग्रेज से उनकी तुलना की जा रही है। अच्छे दिन के वादे किए गए, अस्तित्वहीन लोग हो चुके हैं, अस्तित्वहीन हो चुके हैं। अब उनके पास विचारों के पास कुछ वजन नहीं है शब्दों को उच्चारण के लिए। अब इसके अलावा कहेंगे ही क्या? वो कह रहे अच्छे दिन कॉर्पोरेट के आप ला रहे हैं, आम आदमी के लिए अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। जो आपके ऊपर हमला बोला जनता का जनता क्या कहेगी, वो बता रहा है कि आप अस्तित्वहीन हो गए। ऐसा है, जो भी परिस्थिति है, हमारा वोट बैंक घटा नहीं है, बड़ा वोट सब्जेक्ट अलग है। गलत छोड़ दीजिएगा, आपका 6 महीने आपको पता चल जाएगा कैसे क्या आप सब आग दिखा करके बेवकूफ बना दिए जनता को, वो पता चल जाएगा 6 महीने में आपको। चलिए जो असल में पहले बनी थी, आंदोलन से अकेले आदमी ने 125 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना दिया। अरे आपने तो टोपी पहना दी, अभी पता चल जाएगा 6 महीने टोपी उतर जाएगी आपकी। चलिए टोपी पहनाया है, क्या बनाया है, उतर जाएगी 6 महीने में। जो कुछ अन्ना के आंदोलन से आपको लगता है कि यहाँ पे फिर से माहौल
नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को भी वो लामबंद करेंगे, नरेंद्र मोदी मौका ही नहीं मिलेगा, लामबंद होने मौका ही नहीं मिलेगा। यहाँ से जिस तरह से 2011 उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, अन्ना का आंदोलन इसीलिए था उस समय भी क्योंकि उसमें विपक्ष कमजोर था, अभी भी विपक्ष कमजोर है, तो हमें विपक्षी पार्टियों से तो कोई उम्मीद नहीं है। अन्ना का होनी चाहिए, डेवलप कर रहे हैं। राहुल भैया छोड़ के भाग गए सरकार का, अन्ना का क्या उम्मीद करोगे? उसे सरकार को केजरीवाल की जीत में ध्यान रखना विपक्ष चाहिए था और उसे संदेश भी लेना चाहिए, क्योंकि अन्ना अभी भी बहुत बड़ी ताकत है। और बेटा भागा है लेकिन मां भाग जाए तब अन्ना के साथ संघ के भी, अन्ना के साथ संघ के भी संगठन जुड़े हुए हैं, का मामला है, समर्थन उनका भी है। अगर लोगों की इशू को उठाएंगे अन्ना तो पूरा देश उनके साथ हो जाएगा। वो है कि अब ममता बनर्जी के साथ भाषण दे रहे हैं, उसमें कोई नहीं है, इसका मतलब नहीं समझे कि अन्ना को लोग भूल गए हैं। जी, अन्ना है जो एक बहुत बड़ी शख्सियत, लेकिन उपेंद्र जी नौबत नहीं आएगी। मेरा सवाल है कि क्या नौबत नहीं आएगी का माहौल, क्या जो डॉक्टर डिबेट में लोगों को आमंत्रित किया है, ये नौबत ही नहीं आएगी। आपके पास क्या उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है मोदी को घेरने के लिए भी अन्ना के द्वारा, या अन्ना के पीछे जो लोग हैं, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है? अन्ना को पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अन्ना है जो अन्ना को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बना ली। अन्ना का आंदोलन अपनी तरफ से था, उसके किसी को फायदा हो गया हो अलग बात है, लेकिन इससे किसको फायदा होने वाला है? अगर अभी मान लिया अन्ना, ये जो स्थिति है इस वक्त, जो दिल्ली में जो बात वो कह रहे हैं, लड़ने वाले हैं, मोदी को भी फायदा हुआ उससे, अन्ना से सरकार अब मोदी को फायदा सरकार विरोधी पार्टियों को कोई नुकसान नहीं होगा, मोदी को क्या नुकसान होगा? शकील साहब, आपको लगता है कि जो माहौल बन रहा है ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, खास करके नरेंद्र मोदी विरोधी जो है, उनको इससे बल मिल सकता है? या अगर सरकार इसको बिल्कुल आगे बढ़ के इन चीजों पे विचार करती है तो वो तमाम चीजें जो है, जो मनमोहन सिंह ने गलतियां की थी, जो पहले मैंने कहा फिर उसको हम रिपीट करते हैं। नहीं, आप रिपीट मत करिए, स्पेसिफिक दिल्ली के इलेक्शन और जनता के जो मैं भूमि अधिग्रहण पे जो अन्ना का आंदोलन है, एक सेकंड मेरी बात तो हो, एक सेकंड में हम तो 2 मिनट में हम खत्म कर देते हैं कि ये दिल्ली के इलेक्शन के बाद ही सरकार को अपने मंथन करने की आवश्यकता आ गई। ऐसे में अन्ना आ गए हैं, तो हम ये नहीं मानते कि अन्ना के आंदोलन से कोई बहुत जल्दी बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। एक्सेप्ट इसके कि सरकार को खुद सोचना चाहिए कि अन्ना के बदौलत, उनके नीतियों के अनुसार वो सत्ता में आए हैं, तो अन्ना अब रोड पर ना रहें, धरने में ना रहें, वो कार्य खुद करें। जी, आपने सोचा था? चौबे साहब, आप भी अन्ना के साथ शामिल हैं आंदोलन में? आपके हमारा आंदोलन आप भी जाएंगे किसान संगठनों का, जिसकी आपने जिक्र किया है जी, उसमें अन्ना भी आएंगे। नहीं, आप कल मंच पे चलेंगे, आपकी पार्टियां जो वाम मोर्चे, वाम दल के नेता है, वो भी जाएंगे। 40 संगठन है भैया, जा रहे हैं आप? वाम मोर्चा सिर्फ नहीं है जी, जितने भी किसान हैं हिंदुस्तान के, सब इस आंदोलन में आएंगे। जब तक कि किसानों का हित पूरा नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा, सड़क पे भी चलेगा, लेकिन संसद में भी चलेगा। आपके हिसाब, आप आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिना अब वाम दल के नेतृत्व में जो आंदोलन चलते थे, वो नेतृत्व नहीं है आपके पास। अब अन्ना के पीछे खड़े होकर आप दोनों किसान सभाओं ने ही सबसे पहले सबको बुला के इकट्ठा किया, जो 17 की चलिए आप खैर अभी उनके साथ सब लोग इकट्ठा हो गए जी, जैसे कि दिल्ली के चुनाव में सब लोग इकट्ठा हो गए थे अंत में। आपका क्या था? आपका क्या था उसमें? आपको लगता है कि अन्ना के आंदोलन से जो आपको अभी तक जो माहौल था पॉजिटिव, वो माहौल बिगड़ सकता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार पहले चुका है। दिल्ली की तुलना को छोड़कर किसी भी सूरत से माहौल को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, क्योंकि जनता का हित, किसानों का हित सर्वोपरि है। और मैंने पहले ही कहा कि अभिभाषण जो है, चर्चा बाद में होगी, अभिभाषण में भी खुला संकेत मिल गया। और गृह मंत्री की आज उनके साथ भी जो सिटिंग हुई है, सरकार की नियत में कोई भी किसी तरह का ऐसा कार्य रूप नहीं आएगा जो जनता के या किसानों का हित करो, बिल्कुल नहीं। सरकार देश की जरूरत क्या है? चलिए अभी 2 दिन और बाकी है, अभी इंतजार रहेगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।